हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2023 एनुअल पेपर की मॉडल पेपर लेकर के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और ये बिल्कुल ऑफिशियल मॉडल पेपर है जिसका सही 100% सही आंसर के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज का हमारा पेपर है फिजिक्स। कौन सा पेपर है? फिजिक्स पेपर की सही परसेंट आंसर के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिएगा, और ये बिल्कुल साफ हो चुकी है आपके पास कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे 1 to 70, जिसमें से आउट ऑफ आपको कितना देना है? 35। यानी कि 70 में से आपको बनाना है 35 क्वेश्चंस, जो एक तरह का काफ़ी आसान पैटर्न होगा। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मैंने प्रीवियस 5 मॉडल पेपर सॉल्यूशन किए हैं, 5 मॉक टेस्ट, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। आप ध्यान दीजिएगा, तो मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे मैं कल कराया था उसी से ही क्वेश्चन से पहला नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो पेपर होगा इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, ठीक है ना। दोनों को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि विशिष्ट। तो कल का पेपर में मैंने बताया था कि इसका जो वैल्यू होता है स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का 1.76 गुना 10 के पावर 11 कूलम्ब अपॉन केजी। 1.67 ऐसा तो ऑप्शन है नहीं इसमें, तो इसका नियरनेस वैल्यू 1.7 है, तो आपका आंसर चल जाएगा सी नंबर 1.8। चूंकि ये 1.7 है तो नियरनेस आपका कितना हो जाएगा? 1.8 10 के पावर 11। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। कुछ बच्चा ये मार रहा है, ये गलत है। ठीक है, ये होता है क्या? तो ये केवल चार्ज होता है। ठीक है, ये विशिष्ट चार्ज लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा? द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा W बराबर m इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सा ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम लोग एप्सिलॉन आर कहते हैं, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा कि ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर होता है। तो यही चीज गुना वाला इधर आ गया है भागा में, तो ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उस हिसाब से आंसर क्या चलेगा? सी नंबर चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का सवाल एक ही बार में आपको आउटपुट करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? संधारित्रों के समांतर संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडेंसर्स। ठीक है, तो पैरेलल कंडक्शंस दो तरह का सीरीज होता है, दो तरह का होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आपके दो तरह के होते हैं। नंबर 1 में होता है एक पैरेलल कॉम्बिनेशंस और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो दोनों को जरा सा याद रखेंगे। ठीक है ना। तो पैरेलल में होता है आपका चार्ज बराबर होता है, चार्ज इक्वल होता है, और सीरीज में क्या होता है? एनर्जी इक्वल होता है। ठीक है, सॉरी, सीरीज में आपका पोटेंशियल इक्वल होता है, गलती हो गया। तो सीरीज में पोटेंशियल यानी कि विभवांतर कर सकते हैं। तो सीरीज पूछता तो ये होता, पैरेलल पूछा है तो आपका क्या होगा? आवेश। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, चार्ज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। अगर पूछ देता कि सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज के लिए होता है आपके पास, सीरीज के लिए होगा आपको पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल क्या कहता है? एक तार जिसका प्रतिरोध R है, इसको खींच करके क्या किया जाता है? एक तार है, इसका प्रतिरोध को इसको खींच करके व्यास का क्या कर दिया जाता है? हाफ कर दिया जाता है। हाफ यानी कि आधा कर दिया जाता है। तो उस दौरान आधा करने का मतलब हो गया, इसका होता है रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/a। और चूंकि तार है तो ए का मतलब एरिया होता है, तो एरिया मतलब होता है क्या? स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, जस्ट टाइप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर आर, इट डायमीटर टू द वायर हाल्व यानी कि HLF, हाल्व का इक्वल किया गया बाय द स्ट्रेचिंग एंड रेसिस्टेंस वायर, तो सीधे हो जाएगा 4R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। देखिए 6 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ? वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू। तो भैया प्रोपोर्शनल टू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैपेसिटर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू के इंटू आर होता है, इंटू आर। तो ये सब सारा कांस्टेंट बन गया, ये आपका क्या बन गया, कांस्टेंट। तो बचा आर, तो सीधा हो गया सी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर। आर का मतलब क्या होता है, रेडियस। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। चलो देखो आगे क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपका समय इधर से उधर गवाऊंगा नहीं फालतू में, है ना। झूठ मूठ का समय इधर लेने से कोई फायदा है नहीं। यदि इसकी समरूप विद्युत क्षेत्र में x अक्ष की दिशा में है तो संभवी, देखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस देन x। तो सबसे पहले आपको आसान तरीका मैं बताता हूं, ये x बाई z, आपको x बोला जा रहा है तो ये आंसर मार दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, बाई। अच्छा, इसका दूसरा सवाल भी आ सकता है, ऑप्शन में कुछ दूसरा इस टाइप से भी रह सकता है। इसका जवाब इस तरह से हो सकता है, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ये भी रह सकता है ऑप्शन में। तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, या तो बाई जेड हो जाए या तो फिर परपेंडिकुलर। पकड़ने के लिए मैं सीधा बताता हूँ, एक्स बोले तो बाई जेड मार दीजिए, और बाई बोले तो एक्स जेड मार दीजिए, और जेड बोले तो एक्स बाई मार दीजिए। ठीक है, एक्स बाई जेड में जो भी बोले उसको काट दीजिए, जो बच गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, 8 नंबर सवाल। चलिए देखिए नीचे से देखते हैं हम लोग, ऊपर तो हमारा कट गया है तो नीचे वाला हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है विद्युतशीलता। ठीक है, परमिटिविटी का क्या होगा, यूनिट। तो सबसे पहला नंबर इसका तो आंसर हो जाएगा सी, ए नंबर। फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि परमिटिविटी का मतलब होता है फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फोर्स इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, ये उल्टा हो गया, ओहो मिस्टेक हो गया। चूंकि हम एप्सिलॉन को इधर लेके चल रहे हैं तो फोर्स को इधर लेके चलेंगे ना, तो फोर्स को लेके चलेंगे तो Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू आर का स्क्वायर। तो Q1 Q2 कूलम्ब के स्क्वायर, न्यूटन का न्यूटन पर मीटर, आई मीटर का -2 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, मीटर सेतु की तार बनी होती है, द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड ऑफ। तो ये 3 चीजों का बना होता है, मैं आपको समझा देता हूं। एक होता है आपका निकेल, एक होता है आपका क्रोमियम, और एक होता है कॉन्स्टेंटन। ठीक है, ये 3 चीजों का बना होता है। निकेल हो गया, सॉरी क्रोमियम नहीं, मैग्नीज होगा, मैग्नीज, निकेल मैग्नीज और कॉन्स्टेंटन का बना होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें कॉपर है, स्टील है, आयरन है, मैग्नीन है, तो मैग्नीन आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर होगा, मैग्नीन का आंसर होगा। चूंकि निकेल रहता है तो निकेल भी चलता है, कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट भी चलता है। ठीक है, आप तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल में देखो दोस्त क्या लिखता है, देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन की तीव्रता m हो। यहाँ पर क्या है, चुंबकीय प्रेरण B है और चुंबकन की तीव्रता m है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड इंडक्शंस B है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म आपका क्या है, m। तो पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में रिलेशंस क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशंस क्या होता है। तो आप इसमें टेंशन ना लीजिए, इसका जवाब हो जाएगा B इक्वल टू मैग्नीट्यूड इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस M। ठीक है, ये आंसर होगा। तो ये मैच कर रहा है किसमें, बी, डी नंबर में। कौन सा आंसर हो गया, डी नंबर आंसर हो गया आपका, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी गई प्रतिबिंब की संख्या। क्वेश्चन को जरा से इस टाइप से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल मिरर। पैरेलल मिरर का मतलब इस टाइप से रह गया, दोनों के बीच में क्या रखा गया, ऑब्जेक्ट। ये इधर, ये इधर, ये इधर, वापस 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 आएगा तो इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट कहने का मतलब क्या होता है, अनंत। ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ इमेज पूछ रहा है किसके, तब बिटवीन पैरेलल मिरर्स। ठीक है, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो कितना होता है, तो इमेज बटा यानी कि 360 अपॉन थीटा होता है, ये नंबर ऑफ इमेज होता है। नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला अगर पूछ दिया होता तो 360 अपॉन थीटा होता मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग। आगे का सवाल क्या है, किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m हो
तो अनुदैर्घ्य आवर्धन समझिए, लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज एम, देन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस। तो इसका टेंशन मत लीजिए, इसका डायरेक्ट होता है एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आइए, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंग दैर्घ्य लैम्डा और लैम्डा 2 हो तो स्नेल का नियम। तो सबसे पहले समझेंगे कि म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, इसको याद रखिएगा, म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, और साइन आई बटा साइन आर ये स्नेल का नियम होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो उस हिसाब से अगर करते हैं तो सी अपॉन लैम्डा 2 और सी अपॉन लैम्डा 1, सी से सी कैंसिल, नीचे से ऊपर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो साइन अपॉन साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, नीचे भी वही, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास 14 नंबर का सवाल, देखिएगा 14 नंबर का सवाल, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू, किस कारण से, तो ये होता है TIR से। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रहेगा आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो जब R का मान क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, तो जब R का मान बड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला सवाल, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस होगा। तो उत्तल लेंस पूछ रहा है ना, तो दो उत्तल लेंस कहने का मतलब एक उत्तल लेंस और एक उत्तल लेंस, ये कैसा लेंस बनेगा, तो उत्तल है तो ये भी क्या बन जाएगा, एक प्रकार का उत्तल ही बनेगा, आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखो, अगला सवाल क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं ताकि नीचे भी इंग्लिश भी दिख जाए आपको। क्या लिखा हुआ, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह से गुजरेगा तो ये बीच में आपका होगा विचलन कोण का मान, और ये सबसे ज्यादा होता है बैगनी, क्योंकि सबसे नीचे क्या रहता है, तो सबसे नीचे रहता है आपका बैगनी, ठीक है। विबज्योर से आप लोग याद रखिएगा, रेड ऊपर रहता है और बैगनी सबसे नीचे रहता है, तो ये मैक्सिमम होता है इसका पूछा जाएगा। और मिनिमम किसका होता है, तो लाल का मिनिमम होता है, और बीच बीच में किसका रहता है, तो येलो का, मिडिल का, ठीक है, मिडिल में येलो, मिनिमम आपका लाल और मैक्सिमम आपका बैगनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, वायलेट होगा आंसर, वायलेट, ये मैक्सिमम में जाएगा और रेड क्या जाएगा, मिनिमम में जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अगला सवाल, 17 नंबर सवाल, R त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर R विल बी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैपेसिटेंस ऑफ R इक्वल टू होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ठीक है, गोलीय चालक का, ठीक है। अगर दो रेडियस रहता है, यानी कि एक रेडियस A है और एक रेडियस B, इस टाइप से रहता है पैरेलल कंडक्शन स्फेरिकल कैपेसिटर में, तो इसका वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R इंटू R अपॉन R माइनस R। तो यहाँ पे ना ये फॉर्मूला सेट हो रहा है ना ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, तो 17 नंबर सवाल का कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार या तो ये होगा और या तो ये होगा। अगर ये होगा तो आपको उसमें दिया रहेगा कि एक R होता है और एक R होता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और ये चांसेस बनती थी C होने का, तो इसमें कहीं पे ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नो है, ठीक है, नो ऑप्शन, ठीक है। आप याद रखिएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, हाँ नीचे भी आपको दिख रहा होगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण P अक्षीय निरक्षीय, तो आपको पता होगा एक में पूछ रहा है एक्सियल और एक में पूछ रहा है आपका इक्वेटोरियल्स, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल्स, ये दोनों पूछ रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि E अक्षीय बराबर होता है 2 गुना E निरक्षीय, 2 गुना E निरक्षीय, E अक्षीय इक्वल टू 2 गुना निरक्षीय, यानी कि एक्सियल, E एक्सियल्स इक्वल टू 2 गुना E इक्वेटोरियल्स ये होता है। रेशियो पूछेगा तो 2 इंटू 1, चूंकि गुना वाला हो जाएगा भागा में, तो 2 अनुपात 1, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अगला सवाल है कि आवेशों के पुनर्वितरण में क्षय होता है, तो यहाँ पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे, नीचे में है कि
रिएडेस्ट्रेशन यानी कि आवेशों के पुनर्वितरण से, आवेशों के पुनर्वितरण, क्वेश्चन ये था पुनर्वितरण, पुनर्वितरण में क्या होता है। तो पुनर्वितरण में सबसे पहला नंबर मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि इसमें आपका एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो आपका आंसर क्या चल जाएगा, बी। और ऊपर में ही लिखा हुआ था ऊर्जा बी नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट देखिए दोस्त, अगला सवाल क्वेश्चंस क्या कहता है, समान प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, पहले श्रेणी क्रम और बाद में समांतर क्रम। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम का क्या होता है। तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध N/R होता है, N/R होता है, और समांतर क्रम का होता है R/N। अब पूछ रहा है कि दोनों का समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात, अनुपात का मतलब इस तरह से भाग देंगे, R से R कट जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N/N, N का स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, एक है सीरीज वाला और एक है पी का मतलब होता है पैरेलल, और एस का मतलब ये आपका सीरीज हो गया, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं 21 नंबर सवाल। जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा होता है, तो जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा होगा तो उसका होगा फ्लक्स शून्य, उसका फ्लक्स क्या होता है, शून्य, जीरो। क्लोज सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस विल बी जीरो। ठीक है, चलिए नीचे में बात करते हैं अगला सवाल 22 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा क्या कहता है। 22 नंबर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण, गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम सेंसिटिविटी, क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम सेंसिटिविटी। तो इसमें दो तरह के सवाल आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आप याद रखिए tan थीटा बराबर होता है BV/BH। ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और ये आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ठीक है, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब आपसे पूछा जाएगा कि एक्यूरेट में क्या होता है पोजीशंस, एक्यूरेट में, तो एक्यूरेट में आप बताइएगा 45 डिग्री, और जब आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम में क्या होता है, तो मैक्सिमम में होता है आपको 0 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है तो 0 डिग्री, ये बन गया आपका मैक्सिमम के लिए, क्या बन गया, मैक्सिमम के लिए। और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एक्यूरेट के लिए, क्या बन गया, एक्यूरेट के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका एक्यूरेट के लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैक्सिमम, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा कि पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर ऑफ चौक कुंडली का पावर फैक्टर इक्वल टू, यानी नियरनेस वैल्यू cos फाई से निकाला जाता है, और ये लगभग cos 90 के बराबर होता है। cos 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तो 0 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, cos 90 के बराबर होता है, याद रखिएगा। आपको हो सकता है कि एग्जाम में cos 90 दे दे, तो हड़बड़ाइए नहीं, तो आप मार दीजिएगा फटाक से। अगला सवाल, समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर समान वेग, यानी पहला नंबर समझिए कि अगर स्थिर आवेश रहेगा, स्थिर आवेश, तो ये क्या करता है, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र करता है। और गतिशील रहेगा, तो गतिशील में दो तरह का हो सकता है, एक समान वेग में रहेगा और एक आपका रहता है असमान। ठीक है, तो जो समान वेग रहता है उसमें आपका विद्युत क्षेत्र भी रहेगा, विद्युत क्षेत्र भी रहेगा, प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा, विद्युत प्लस चुंबकीय। ठीक है, और असमान में रहेगा विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी, प्लस EMW भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेग भी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि समान वेग, तो समान वेग में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सी नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज काम करेंगे कि चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ये किसके लिए चला, तो ये स्थिर के लिए हो गया, यानी कि अस्टेबल के लिए, किसके लिए, अस्टेबल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला आइए सवाल 25 नंबर क्वेश्चंस। हाँ, जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से और 100% चलेगा, 12th बोर्ड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है,
एक कार्बन प्रतिरोध का अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसकी सहिष्णुता कितनी होती है? तो याद रखिएगा कि ±5% जो होती है वो गोल्ड की होती है। किसकी होती है? गोल्ड। गोल्ड यानी कि गोल्डन रजिस्टर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। और 10 किसका परसेंट होता है? ±10%। तो ये होता है सिल्वर का। ये किसका होता है? सिल्वर का। तो आप ये भी याद रखिएगा, सिल्वर पूछा जाएगा। हो सकता है एग्जाम में आपसे सिल्वर पूछ दिया जाए, तो सिल्वर का होता है 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग। फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं। फैराडे नियतांक, तो फैराडे नियतांक पूछा जाता है, कूलम्ब पर मूल होता है। मैं आपको बता देता हूं कि फैराडे नियतांक का मान जो होता है 96,485 कूलम्ब पर मूल होता है। 96,485 कूलम्ब। और ऐसी भी एक फैराडे बराबर पूछेगा 96,500 कूलम्ब, बताइएगा वैल्यू कूलम्ब। सिंपल फैराडे मान पूछे। यहाँ पे नियतांक पूछा गया, ध्यान दीजिएगा ये सब क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट में इतना वैल्यू 96,485 होता है, और कूलम में जब आवेश का मात्रक पूछे, यूनिट ऑफ चार्ज, तो 96,500। ठीक है, नेक्स्ट। शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा। ये नीचे से सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? सॉरी, सर्किट ऑफ वाटलेस करंट विल बी, शक्ति ऑफ वाटलेस करंट विल बी, ये पूछा गया। ठीक है, तो ये प्योर रेसिस्टेंस, इसमें वाटलेस करंट का मतलब होता है आर का वैल्यू 0, यानी कि रेसिस्टेंस का जो मान होगा वो क्या होगा? 0। तो प्योर रेसिस्टिव होता है और प्योर इंडक्टिव होता है, ये दोनों होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर होगा। ठीक है, आंसर डी नंबर। ठीक है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच कलांतर कोण। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चंस आपको बन सकता है, लेकिन यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग पूछा गया, चुंबकीय तरंग, और इसके बीच का वैल्यू होता है 0। और ये कहाँ से कब पता चलता है? तो याद कर लीजिएगा, EMW में आपको कुछ इस टाइप का बताया गया होगा, एक इस टाइप का और एक इस टाइप में होता है। तो यहाँ पर दोनों का जो टकराव होता है वो 0 डिग्री पर ही वैल्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिएगा, इंग्लिश वाला बाद में आएगा। यदि समान फोकस दूरी f लेंस को संपर्क में रखा जाता है, क्वेश्चन को समझिए, तो प्रधान अक्ष पर रखा जाए समतुल्य फोकस, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको अंग्रेजी वाला वर्ड में भी दिया गया है कि टू लेंसेज सेम फोकल लेंस एफ इज कॉन्टेक्ट सेम फोकस। तो फोकस दूरी निकालना है, तो भैया फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f1 + 1/f2। अब दोनों का वैल्यू सेम है, तो सेम रह गया 1/f + 1/f = 2/f, यानी कि इसको उल्टा करेंगे तब ना फोकस दूरी बराबर होगा f/2। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी नंबर। आंसर क्या बनेगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन रह गया 30 नंबर, 30 नंबर सवाल हम लोग का चल रहा है। टोटल 70 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और एक ही वीडियोस में रहेगी, दूसरी वीडियोस जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर दिया है, समझिएगा ऊपरी आधा भाग क्या कर दिया गया? काला कर दिया गया है। ठीक है, उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब, तो ये काला कर दिया गया है, तो उसकी सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? लेस सेंसिटिव होगा। ठीक है, लेस इंटेंसिटी, यानी कि सी नंबर आंसर चलेगा। तीव्रता घट जाएगा, दिखेगा लेकिन कम दिखेगा। अगला सवाल, सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा, तो ये तो सबको पता है कि 25 सेंटीमीटर होती है, और दूर वाली पूछे तो आप बताइएगा इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट। अगला सवाल, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा करती है तरंग दैर्घ्य पर, वेवलेंथ। याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे करती है? वेवलेंथ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवा चुका है कि अल्फा कण किसके बराबर होता है? हीलियम नाभिक के। चूंकि हीलियम नाभिक में 2,4 होता है और अल्फा कण डीके में भी 2,4, इसी के सदृश माना जाता है। ठीक है ना, चलिए, और ये पॉजिटिव होता है, इसको भी याद रखिएगा, अल्फा वाला। और बीटा किसके होता है? तो बीटा इलेक्ट्रॉन के समकक्ष होता है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में पी एन जंक्शन, तो एक पी हो गया और एक एन हो गया। कितना जंक्शन? 2 जंक्शन, एक पी हो गया और एक एन हो गया। पी एन जंक्शन का ट्रांजिस्टर कितना होता है? 2 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर में देखते हैं। ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए, क्वेश्चंस को समझिएगा थोड़ा सा, मैं इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, लेकिन हो नहीं रहा है। समझिएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर, अल्फा एंड बीटा ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे समझने के लिए मेरे दोस्त आपको दोनों को पता होना चाहिए कि अल्फा का वैल्यू कितना होता है और बीटा का वैल्यू कितना होता है।
अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 और बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। तो यहाँ पे चेक कर दीजिए कि किसके नीचे में क्या लिखा हुआ है। तो ये बीटा प्लस 1 आपको शुद्ध शुद्ध दिखाई दे रहा है, आंसर हो गया ए नंबर। अगर कहीं नहीं एग्जाम में आपको बीटा बराबर पूछ दिया जाए तो अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 मारिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है तप्त धारा एमीटर में क्या होता है। क्वेश्चन को जरा सा समझिए, तप्त धारा एमीटर में क्या होता है। तो यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ। हॉट वायर एमीटर में आई प्रोपोर्शनल जो होता है आपका आई प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शंस होता है, डिफ्लेक्शंस। तो क्या बन जाएगा, धारा समानुपाती विक्षेप, यानी कि आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या बन जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, एलआर परिपथ, परिपथ यानी कि सर्किट। तो एलआर सर्किट में क्या होता है, पावर फैक्टर। तो पावर कांस्टेंट होता है आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ओमेगा के स्क्वायर प्लस, देखिए नीचे भी सवाल है पावर फैक्टर एलआर सर्किट, तो इसका सवाल का क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें डिस्कस की जरूरत पड़ेगी मैं खुद ब खुद कर दूंगा। और ये 38 नंबर सवाल चल रहा है हमारे पास। निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिकतम होता है। तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होती है गामा किरण की, पेनिट्रेटिंग पावर। और ये क्वेश्चंस मैंने बहुत बार करवा चुका है, ठीक है, 3-4 बार आ चुका है, पीछे भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट अगला सवाल, हाँ कहता है रिलेशंस बिटवीन मास नंबर ए एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर, यानी कि द्रव्यमान संख्या और नाभिक की त्रिज्या आर के बीच। तो आपको पता होना चाहिए कि आर बराबर r0 a के पावर 1/3, और जहां r0 का वैल्यू होता है 1.3 या 5 समथिंग 1.3 के समथिंग होता है फर्मी मीटर। फर्मी मीटर कहने का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। तो ये कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। और ये क्या होता है, रेडियस। तो ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू 1/3। a यानी एटॉमिक मास, a का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1/3 पावर ऑफ एटॉमिक मास। नेक्स्ट अगला सवाल, सूरज की ऊर्जा का कारण। ये तो बच्चे को पता है कि सूरज की ऊर्जा का कारण क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनता है, हीलियम में बनता है, यानी कि छोटे छोटे नाभिक जुट करके क्या बनता है, बड़ा नाभिक, ठीक है, बच्चे को पता है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें पूछ दिया जाए नाभिकीय विखंडन, तो ये होता है परमाणु बम। कौन सा बम, परमाणु बम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, या फिर आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट अगली सवाल है 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग कितनी होती है। तो ये आपको मैथ भी आ सकता है, हो सकता है शॉर्टकट में, शॉर्ट आंसर में मैं आपको बनाने के लिए सिखा देता हूँ। E इक्वल टू फॉर्मूला होता है mc², ठीक है। m का वैल्यू 1 दे दीजिए, c का वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। चूंकि c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, स्क्वायर कर दीजिए 3 × 9 और 10 की पावर 8 16 जूल, इतना जूल। यही आपका आंसर हो गया। तो कोई आपको दिख नहीं रहा है, तो 9 को अप्रोक्स मान लीजिए 10, तो 10 और 16 कितना, 10 × 16 यानी 10 के पावर 17, यही आंसर हो गया 17 जूल। अप्रोक्स वैल्यू लिया गया है, कौन सा वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है। और यही आपको पूछ रहा है नियरली, क्या पूछ रहा है, नियरली का मतलब लगभग, तो लगभग हो गया 10 के पावर 17 जूल, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल में देखिए मेरे दोस्त, पश्च अभिनति डायोड किसका है। तो इसका एग्जाम्पल पूछा है, यानी कि रिवर्स बायस का एग्जाम्पल पूछा गया। क्या पूछा गया, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में जेनर डायोड और एलईडी डायोड दोनों होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, सॉरी गलती हो गया मेरे से, गलती ये हो गया कि ये एलईडी नहीं बल्कि फोटो डायोड, जेनर डायोड और फोटो डायोड, ये दोनों आंसर होगा। तो आंसर क्या चल रहा है, ए एंड सी चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा मिस्टेक था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एंड नैंड गेट के लिए क्या होता है बिलियन। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, गेट में होता है एक एंड गेट होता है, एक और गेट होता है, एक नैंड गेट होता है और एक आपका नॉर, ये 4 बेसिक गेट है, ठीक है। और इन नॉट गेट भी होता है। तो सबसे पहले समझेंगे एंड को कैसे याद रखेंगे, नॉर को कैसे याद रखेंगे, सबको कैसे याद रखेंगे। देखिएगा एंड जो होता है गेट हमारे पास वो गुना के लिए होता है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नॉर जो होता है हमारे प्लस के लिए होता है।
एंड गेट ए डॉट बी से, नॉर गेट ए प्लस बी से, ये डॉट हो गया, ठीक है। और नॉट जो होता है निगेटिव के लिए, क्या होता है, निगेटिव के लिए उल्टा रिवर्स देता है, ठीक है। अब यहाँ से समझेंगे निगेटिव होता है। अब नेक्स्ट में जब बात करते हैं कि नैंड में बात कहाँ चल रही है, तो नैंड होता है एंड का उल्टा, यानी कि ए डॉट बी का ऊपर चलेगा। नॉर क्या होता है, और का उल्टा, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे सवाल देखिए कि ये प्लस है तो ये हमारे पास क्या चलेगा, प्लस है तो ये और गेट चलेगा, और ये क्या है, एंड गेट चलेगा, ठीक है। नॉट गेट है तो एंड का उल्टा, यानी कि ये वाला चलेगा किसका, नॉट गेट। ये क्या है, नॉर गेट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। गेट का सारा क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग अगला सवाल। तो अगला सवाल में क्या है, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता, याद रखिएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई 60 सेकंड होता है। और अगर आपसे डिग्री में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो भाई डिग्री में क्वेश्चन होता है 0.17 डिग्री, 0.17 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा 0.17 डिग्री, अगर ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है तो याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगली सवाल क्या कहता है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां कौन सी होती है। नाभिकीय अभिक्रिया पूछ रहा है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में कौन सा कंजर्व रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें चार्ज भी रहता है, एंगुलर मोमेंटम भी रहता है, और आपका लीनियर मोमेंटम भी रहता है। तो उपरोक्त तो सभी, यानी कि डी नंबर आंसर होगा, इसका हिसाब से ये नंबर आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का, बच्चे को पता है डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अगला सवाल, दो प्रकाश स्रोत संबंध है तो उनके बीच कलांतर कितना होगा, यानी टू सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट इफ देयर फेज डिफरेंस बिटवीन। तो यहाँ दो तरह के सवाल हो सकते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, तो इसमें होता है कोहेरेंट में क्या होता है, तो सबसे पहला नंबर कांस्टेंट रहता है, नियमित क्या रहता है, रिमेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ये तो काफी आसान सा सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो उसका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और इसके किसकी मात्रा से करंट फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये दो की मदद से क्या होता है, करंट को फ्लो किया जाता है। नेक्स्ट देखो मेरे दोस्त, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश होता है किसके हिसाब से, तो ये होता है कुंडली के प्रतिरोध से, यानी कि रेसिस्टेंट ऑफ द कॉइल, रेसिस्टेंट ऑफ कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चार्ज ड्यू टू इंडिपेंडेंट रहता है रेसिस्टेंट ऑफ कॉइल से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। तो क्वेश्चन यहाँ बड़ा जबरदस्त है, फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर कंसेक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट थ्योरी से उठाया गया क्वेश्चन है। अगला सवाल, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। विराम का मतलब होता है रेस्ट मास, और ये रेस्ट मास होता है 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg। आप ऑप्शन में खोज लीजिए, आपको जहाँ मिल जाए वो आंसर मार दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मिला ये आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगली सवाल, 4 डायोप्टर क्षमता लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। तो फोकस दूरी f बराबर 1/d, यानी कि 1/4 लिखेंगे, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा 0.25 मीटर, 25 मीटर, यानी कि 0.25 मीटर। सेंटीमीटर में पूछता तो कितना होता, तो 25 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछता तो 25 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, और 52 के बाद 53 नंबर सवाल में देखेंगे हम लोग, समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये 1+dy/f रटा रटाया क्वेश्चन है आपका, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 1/df। चलिए नेक्स्ट में आइए। अगला सवाल, अवरोध के किनारे प्रकाश, तो समझिएगा ये होता है विवर्तन। जैसे ब्लेड उलेड आप लोग देखे होंगे, ब्लेड या तलवार, उसमें भी आपको देखे होंगे, तो प्रकाश यहाँ से टकराते हुए मुड़ता है, तो इस तरह से कोट करते हैं विवर्तन, ठीक है।
परावर्तन क्या होता है? तो माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं। माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को, अगर वापस लौटेगा माध्यम में तो परावर्तन। अपवर्तन क्या कहता है? पार कर जाना, पार कर गया है तो अपवर्तन हो गया। ठीक है, अगर r का वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ये सब चीजें आपको याद रखना होगा। और म्यू बराबर क्या होता है? तो c/λ होता है। साइन आई बटा साइन आर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर क्या होता है? तो ये होता है μ2/μ1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हीरा की क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, तो ये होता है 24.42। आप याद रखते हैं, आप 24.42 याद किए हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है तो नियरनेस वैल्यू वही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सबसे ज्यादा उसी का होता है। अगला सवाल है कांच के समानांतर पट्टी की फोकस दूरी। तो कांच यानी कि एक ग्लास स्लैब, यानी कि इस तरह से ग्लास स्लैब, तो जिस तरह से आईने होता है यानी कि मिरर, मिरर का कितना होता है? तो मिरर का कुछ भी नहीं होता है, मिरर का तो सबसे ज्यादा यानी इन्फिनाइट होता है फोकस दूरी। तो यहाँ पर भी क्या चलेगा? इन्फिनाइट चलेगा। देखिए ध्यान से, फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल स्लाइड ग्लास, पैरेलल एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसका क्या होगा? इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान, तो म्यू इक्वल टू, सॉरी डेल्टा, गलती हो गया यहाँ से, गलती ये हो गया कि इसमें पूछा जा रहा है कि डेविएशन एंगल, तो डेविएशन एंगल डेल्टा होता है और म्यू -1 इंटू ए क्या होता है? तो ए होता है आपका प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये क्या होता है? तो प्रिज्म एंगल होता है। ठीक है, तो आंसर होगा बी नंबर, सॉरी मिस्टेक हो गया आपका, ये नंबर होगा सी नंबर, म्यू -1 इंटू ए। ठीक है, 57 के बाद 58 नंबर सवाल में रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर यानी कि कंस्ट्रक्टिव, तो दो तरह के पार्ट होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है और एक आपका होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं, एक होता है इसको कहते हैं विनाशी हिंदी में, और इसको कहते हैं रचनात्मक। ठीक है, दोनों लोग देख लीजिएगा। और इसका वैल्यू होता है n इंटू लैम्डा और इसका वैल्यू होता है n+1/2 इंटू लैम्डा। तो इसका हो जाएगा 2n, इसका हो जाएगा n पाई, याद रखिएगा इसका 2n पाई, चूंकि ये पाई में दिया गया और ये सब हम लैम्डा में लिखे हैं, तो लैम्डा पाई में होता है 2n पाई, n पाई। ठीक है, पाई का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रकाश के फोटोन एनर्जी के परास, तो परास होता ही है, अगर उस हिसाब से चलेंगे तो इसका 3 से 5 के बीच हर्ट्ज में चलता है, गुना 10 के पावर शायद 9 होता है, नैनोमीटर में हिसाब से चलता है, तो इसका आंसर 2.6 गुना 10 के 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है ना, चलिए ये सब चीज़ रटने वाला क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी मैं पार कर देता हूँ। जहाँ समझने वाला क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगा फटाक से, धीरे धीरे, टेंशन ना लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को दर्शाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना सपोर्ट द पार्टिकल्स नेचर इन लाइट। तो इसको याद रखेंगे कि ये प्रकाश की घटना ध्रुवन दर्शाती है। क्या दर्शाती है? सॉरी अब मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही दर्शाता है, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, सुधार लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के एक साथ एक ही समय पर अचर वेग से जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम में जो जाने वाला रहता है वो हमारे पास फोटोन रहता है। क्या रहता है? फोटोन। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, फोटोन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए, अगला बड़ा आसान सा सवाल, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा आसान सा सवाल था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन सी राशि समान होती है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में सबके सब राशि जो समान होता है वो होता है सबका मोमेंटम। मोमेंटम सबका सेम होता है, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, चार्ज सेम नहीं होता है, द्रव्यमान सेम नहीं होता है, चार्ज सेम नहीं, द्रव्यमान सेम नहीं, मास ऊर्जा भी सेम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर इतना है। क्वेश्चन ये पूछा है तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगा। चलिए इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं क्वेश्चन, सवाल क्या कहता है।
क्वेश्चंस यहाँ पर कहता है द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंटेड बाय द आई। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, और आई जीरो का वैल्यू इसमें कितना दिया गया 50, तो 50 आंसर, सॉरी गलती 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 हमने कर दिया, और इसका आंसर ये होगा तो ये 50 ही होगा, लेकिन यहाँ पर पाई नहीं चलेगा, ये 100 यहाँ पर से ओमेगा से चलेगा, 2n पाई होता है, 2 ओमेगा पाई, मिस्टेक्स मार दिया। चलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यहाँ से चलता है 2n पाई से, ठीक है, 2n पाई से, ओमेगा बराबर होता है 2n पाई, ठीक है, 2n पाई के हिसाब से चलेगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो यानी कि 100 को 2 से डिवाइड कर दें तो 50, चूँकि ये गुना करके दिया गया हमारे पास 100 पाई, 2n होता है तो 2 से गुना कर दिए नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, जर्मेनियम बैंड का अंतराल ईबी में कितना होगा। ईबी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, एनर्जी का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ क्या होता है, एनर्जी का, ऊर्जा का यूनिट होता है, यूनिट कहने का मतलब मात्रक, ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, और इसका वैल्यू कितना होता है एक्यूरेट, तो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम का, याद रखेंगे 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसा कोई मैच नहीं कर रहा है, तो लगभग ये मैच कर रहा है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर परीक्षा में आ गया जाए 0.67 तो आप हड़बड़ाइए नहीं, वो भी मारिएगा, टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझो, इफ वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। तो इसका जो विल बी होता है थ्रेशोल्ड में, ये होता है 443.3 nm, नैनोमीटर, नैनोमीटर, लेकिन सब जगह एंगस्ट्रम में है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगस्ट्रम बनाने के लिए नैनोमीटर का मतलब 10 के पावर -9 और एंगस्ट्रम का मतलब 10 के पावर -10, तो एक बढ़त है तो एक बढ़त है, यही पॉइंट आगे आ गया, तो आपका आंसर क्या चल जाएगा, सी नंबर, 4433 एंगस्ट्रम, चूंकि पॉइंट हटाएंगे तभी तो 10 जाएगा, 4433 एंगस्ट्रम, अगर नैनोमीटर में होता है तो 0.33 चलता। नेक्स्ट अगला सवाल काफी आसान क्वेश्चन होता है, ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किसके लिए रखा जाता है, ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किसके लिए रखा जाता है, तो ये ऊर्जा क्षय यानी इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रांसफार्मर ऑफ क्रोड लैमिनेट किया जाता है, तो याद रखेंगे इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए, इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए, हिंदी में बात करें तो दक्षता को बढ़ाने के लिए, हिंदी में बात करते हैं तो दक्षता को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस नहीं, इफिशियंसी यानी कि दक्षता बढ़ाने, तो हाँ एनर्जी लॉस को कम करने के, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, तो ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए आपका आंसर ये चलेगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, लेजर, लेजर एक्शन नीड्स यानी लेजर किसके लिए होता है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन्स के लिए होता है, यानी संख्या परिवर्तन के लिए। कंफर्म इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, VVI इंपॉर्टेंट, बोर्ड के बेस से ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक, क्वेश्चन समझिए, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक होता है, तो अर्धचालक का तापमान गुणांक हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और आज का ये लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल, कि रेडियो एक्टिव तत्व के अर्धायु काल यानी कि H½ इक्वल टू दिया गया है 16 ईयर्स, तो पूछ रहा है मध्य आयु काल। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज लाइफ बराबर फॉर्मूला होगा हाफ लाइफ अपॉन log 2, तो इसमें हो गया 1600 और log 2 का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, तो ये काट छाट करने के बाद 2308.8 के लगभग आएगा, जो ऑप्शन में कोई नहीं है तो 2309 के मारेंगे, चूंकि ऐसा तो कोई है नहीं, तो आपका आंसर होगा ए नंबर। और नीचे के बाद में देखते हैं तो ये तो था आज का सेक्शन ए नंबर क्वेश्चन। ये सेक्शन ए नंबर में आपका 70 क्वेश्चन तो था ऑब्जेक्टिव, 70 MCQ क्वेश्चन थे, जिसमें 35 मार्क्स करने हैं, और बोर्ड में भी इसी के रिलेटेड आपको एग्जाम आएगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि मैंने प्रीवियस 5 मॉडल पेपर भी सॉल्व किया है फिजिक्स का, और एक ऑफिशियल वाला भी सॉल्व किया है, और एक प्रीवियस ईयर का ऑफिशियल। ये 6 वीडियोस आप देख करके एग्जाम में जाइए,
आपको 100% को गारंटी मैं देता हूं कि 35 आउट ऑफ 35 यानी कि 35 आपका कंफर्म नंबर ही आएगा, कंफर्म आपका आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। तब तक के लिए हमारी मुलाकात अगली क्लास।